Hello, friends. I am back again. I have many more questions for you all. So let's start. But before that, I hope that your studies are going very well. So let's start our questions without wasting your time. So today we are going to do part 4 जिसकी डेट है 9-10-2021 shift 1. So let's start. So our first question, which of the following statement is not correct regarding the Planning Commission of India? निम्नलिखित कथनों में से योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है योजना आयोग के संबंध में, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या योजना जो आयोग है वो 5 वर्षीय योजनाओं के लिए उत्तरदायी था? बिल्कुल ठीक बात है। ये एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो योजना आयोग है दोस्तों, वो भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक रहा है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता था? भारत का प्रधानमंत्री करता था। इसका मेन एम क्या था कि संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना, प्लानिंग करना। बट क्या हुआ, जो 12th पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान योजना आयोग को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन कर दिया और पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया, यानी कि नीति आयोग का गठन कर दिया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। तो अब जो पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? नहीं है बताना है, ये याद रखना, थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज़ों पर, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हम नहीं को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और आंसर हो जाता है हमारा गलत। तो उस पर बताना है नॉट करेक्टेड। सुनामी समुद्र की ओर ले जाने वाली नदियों और धाराओं की यात्रा कर सकती है? बिल्कुल ठीक है। ये सभी निम्नवर्ती तटीय प्रदेशों में सुनामी आ सकती है? बिल्कुल। कोस्टल एरियाज के पास में जो भी प्रदेश होते हैं कोस्टल एरियाज के पास, तो वहां पर सुनामी आ सकती है। तटीय मैदान पर सुनामी की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये अधिकतम गति नहीं है प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा विच इज नॉट अधिकतम गति, तो ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुनामी दिन या रात किसी भी समय आ सकती है, ये भी ठीक बात है। सुनामी दिन या रात किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि सुनामी के आने का मेन कारण क्या होता है? सागरीय भूकंप। और सुनामी जो शब्द है वो जापानी का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड कहलाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स बताने हैं जो नो कूपन पेमेंट्स के साथ होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक ऋण सुरक्षा साधन होते हैं, जो ब्याज का जो भुगतान होता है वो नहीं करता है। जो शून्य कूपन बॉन्ड्स होते हैं या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, उनका क्रय मूल्य सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी का दर्शाता है। ये एक वित्तीय उत्पाद है, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वो टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है दैट पेज नो इंटरेस्ट। जो जीरो कूपन बॉन्ड की जो वापसी की गणना होती है वो उसकी खरीद मूल्य और जो सम मूल्य होता है, यानी परचेज प्राइस और पर वैल्यू का जो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? संघ सूची का यानी यूनियन लिस्ट का हिस्सा नहीं है। देखो 3 सूची होती है भारत संविधान के अकॉर्डिंग, 3 सूची होती है। पहली होती है संघ सूची, देखो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची में 100 टॉपिक्स होते हैं, 100 विषय होते हैं। स्टेट लिस्ट में होते हैं 61 टॉपिक्स, 61 विषय।
और समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट में होते हैं 52 विषय। तो इनमें से कौन ऐसी चीज है जो जो यूनियन लिस्ट में नहीं आती? तो दोस्तों वो आती है मार्केट्स एंड फेयर्स यानी बाजार और मेले, क्योंकि जो बाजार और मेले हैं वो राज्य सूची में शामिल है यानी स्टेट लिस्ट में है। और देखो यूनियन लिस्ट में कौन से टाइप के वो होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेवल मिलिट्री और फोर्स एयर फोर्स हो गया, वर्क हो गया उसका, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस सर्विसिंग बैंक हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, जो मेन होते हैं ना बिल्कुल क्रीम क्रीम जैसे पोस्ट कह सकते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, एयरवेज, पोर्ट्स, करेंसी, कॉइनेज, ठीक है ना, ये सब आता है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या आ गया? एग्रीकल्चर आ गया, पुलिस और प्रिजन्स आ गया, लोकल गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक हेल्थ आ गया जो पब्लिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। और कंकरेंट लिस्ट में क्या हो जाता है? जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चीजें किस में आती है? समवर्ती सूची में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी मौजूद है? शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन एरिया में किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है? तो ये दोनों ही टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी। किसमें है ये? शहरी एरिया में है यानी अर्बन एरिया में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो तो क्या है? हाई है, और गैप है जो रिच और पुअर का वो तो बहुत ज़्यादा है। और जो शहर के लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस में। तो इसी इसी चक्कर में ये दोनों टाइप की बेरोजगारी जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक राज्य में एक डैश होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। हर एक स्टेट में एक इंचार्ज होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्शन इन द स्टेट्स। तो वो कौन होता है? उसको क्या कहा जाता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यही मतदाता की सूची तैयार करते हैं, नामांकन करते हैं, जो डेट्स होती है उनको निर्धारित करते हैं, जनता के लिए चुनाव सूचना प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सारे काम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो भारत के किस राज्य में है द्विसदनीय व्यवस्था? वो है कर्नाटक में। जो कर्नाटक है वो 225 विधानसभा की जो सीट्स होती हैं उसमें डिवाइडेड है, जिसमें जो 224 सदस्य हैं वो वर्तमान में राज्य विधानसभा में कार्यरत हैं। देखो संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रत्येक स्टेट होता है, एवरी स्टेट है, उसके पास एक विधान परिषद की स्थापना करने की या उसको भंग करने की शक्ति होती है, जो निर्धारित करती है कि उसके पास एक सदन होगी, विधायिका होगी या 2 सदन विधायिका होगी, ठीक है ना। तो जो निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, निचले सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। और उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। तो उसके हिसाब से जो कर्नाटक है उसके अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स यानी शहरी स्थानीय सरकारों के जो जो काम है वो बताने हैं। देखिए स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, ये ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का एक काम है। बाजारों का रखरखाव, ये भी है। सार्वजनिक टीकाकरण, नहीं ये नहीं है। जलापूर्ति, ये भी है। तो 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो हम सॉरी सी लगा देते, तो इसका ऑप्शन बना दिया हमने बी, 1, 4 एंड 2, ठीक है ना। 1, 2, 4 इसका आंसर है। जो टीकाकरण वाला जो काम है वो सार्वजनिक टीकाकरण वाला काम वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं। The broad objectives of monetary policy in India have been to maintain a reasonable degree of price stability, to ensure adequate expansion in credit to assist growth। तो ये दोनों ही बातें ठीक है कि कीमत स्थिरता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए और समृद्धि में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसको फॉर्मुलेटेड और एक्सक्यूटेड करता है, कौन करता है?
बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि वो अचीव कर सके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सके। क्या है ऑब्जेक्टिव्स उनके? टू सप्लाई ऑफ मनी, cost of money or the rate of interest with the view of achieving particular objectives। प्राइस की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना और बिल्ड करना फेथ इन करेंसी। इन्फ्लेक्चुएशन जो होता है उसको टारगेट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को, और जो इंटरेस्ट रेट्स होता है उसको कंट्रोल करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि 12th जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसके बाद योजना आयोग है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो जब डिसॉल्व किया था तो भंग होने से पहले उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे प्राइम मिनिस्टर। इजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है? पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र तक सीमित है वो बतानी है सिर्फ, ठीक है ना। तो वो है शिवसेना। जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में है पार्टी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई थी? स्थिर जनसंख्या, ठीक है ना, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, तो वो देखी गई थी 1901 से 1921 तक। जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था ऑन दैट टाइम वो इक्वली हाई था। तो जो जनसंख्या जो वृद्धि थी वो एकदम स्थिर थी 1901 से 1921 तक। लेकिन 1921 के बाद जो जनसंख्या थी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन स्टेटमेंट्स state the differences between economic development and economic growth. Which of the following statement is correct? First, economic growth is single dimensional, whereas economical development is multidimensional. Second, economic growth is measurable, but economic development cannot be precisely measured. तो दोस्तों आंसर है इसका दोनों ही ठीक, कि जो आर्थिक समृद्धि एक आयामी होती है और जो आर्थिक विकास होता है वो बहुआयामी होता है, ठीक है ना। जो आर्थिक समृद्धि होती है वो मेजर की जाती है, मापने योग्य होती है, और जो आर्थिक विकास होता है उसको मापा नहीं जाता। जब एक अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है उसको आर्थिक वृद्धि, समृद्धि या आर्थिक ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है? देखो, जो आर्थिक समृद्धि होती है यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? एकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ होती है उसे मेजर किया जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जनता की जो लेवल ऑफ लाइफ होता है, जो लाइफ के जो स्तर होता है और उसका कल्याण होता है उसकी वृद्धि में होता है ये सब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो एक डायमेंशनल में होती है और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघवाद यानी कि फेडरलिज्म के थ्योरी के हिसाब से कौन सी चीजें या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, करेक्ट वाला बताना है। संघवाद विभिन्नताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक संयोग को सुगम बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो फेडरलिज्म होता है वो स्ट्रेस देता है, फोकस करता है राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को सुगम बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है ये। संघीय संविधान लोगों के विशेष संस्कृति अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक को। तो ये भी बात ठीक है। संघवाद शक्ति को विशेष समूह तक सीमित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो फेडरलिज्म है लिमिट करता है पावर को, जो कि है स्पेसिफिक ग्रुप्स के, ठीक है ना। तो ये तीनों ही बातें ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं इसके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 15, वह जिस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं उसके संदर्भ में एक वस्तु पर लगाए गए टैरिफ को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो
टैरिफ होता है वो सुरक्षात्मक टैरिफ और राजस्व टैरिफ। उद्देश्य के आधार पर जो टैरिफ है उसको सुरक्षात्मक टैरिफ और राजस्व टैरिफ दोनों के ही रूप में डिवाइड किया जा सकता है या क्लासिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, जो टैरिफ होता है वो एक सीमा शुल्क या कर होता है जो वस्तुएं होती हैं या मर्चेंडाइज गुड्स होते हैं उनके आयात पर लगाया जाता है। किस पर किया जाता है? आयात पर। और जब टैरिफ लगता है किसी वस्तु पर तो उसकी जो आयाती जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी जो घरेलू कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं और जो मांग होती है उस प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। और जो सरकार को टैरिफ से जो भी कर के रूप में राशि प्राप्त होती है वो सरकार का राजस्व को यानी कि राजस्व टैरिफ उससे बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? इजी है ये। थ्री सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है ना। जो टर्शरी सेक्टर है वो कौन सा नहीं है इसके अंदर? तो वो नहीं है, तो आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। तृतीय क्षेत्र में आता है भंडारण, बैंकिंग, संप्रेषण, ये सब चीजें आती हैं तृतीय क्षेत्र में। और जो मैन्युफैक्चरिंग आती है वो आती है द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके अंदर वो वाली जो एक्टिविटीज आती हैं जिसका उपयोगिता का सृजन होता है, जैसे कि बनाना, किसी चीज को बनाना, निर्माण करना उस चीज का, तो वो आ जाती है सेकेंड वाले सेक्टर में। और जो फर्स्ट वाला सेक्टर होता है उसके अंदर क्या आती है? ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी खनन, उत्खनन, ये सब मिलाए जाते हैं। और जो तीसरा स्टेट होता है वो होता है सेक्टर होता है तृतीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर आता है ट्रेड करना, होटल्स या जलपान गृह पर, परिवहन संग्रह हो गया, संचारण यानी बैंकिंग, बीमा, ये सब आ जाता है, कम्युनिकेशन वाला संप्रेषण हो गया, ये सब आता है तृतीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने उपयोग के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है? तो दोस्तों आंसर है 4। जो आरबीआई है वो मुद्रा आपूर्ति के लिए 4 वैकल्पिक माध्यमों के आंकड़े को प्रदर्शित करता है, जो है M1, M2, M3 और M4। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। लोकसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है, गलत बात है ये। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है कि एक पार्टी को वोटों के अनुपात के समान सीट्स का अनुपात मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक मतदाता के लिए निर्धारित आयु अधिकतम आयु 60 वर्ष है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। भारत में, हमारे इंडिया में 18 वर्ष के बाद, जो 18 ईयर्स के बाद किसकी कितनी भी एज है वो जीवन भर तक, जब तक वो जीवित है तब तक वोट दे सकता है। और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, ये ठीक बात है। निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ने पर उनको कोई रोक नहीं है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है वहाँ और हमें गलत बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण साधन बॉन्ड के संबंध में सही है? बॉन्ड का उपयोग केवल संप्रभु सरकार द्वारा ही किया जा सकता है, नहीं, गलत है ये आंसर। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वह प्रतिभूतियां हैं जिनका कोई निश्चित कूपन दर नहीं होता, ये भी ठीक है। बॉन्ड के मालिक कर्जदार होते हैं, ये भी ठीक है। जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है उनका कोई निश्चित कूपन दर नहीं होता है, ठीक है ना। और जो बॉन्ड के मालिक होते हैं वो जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं। जब बॉन्ड वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर उसकी लास्ट डेट शामिल होती है। और जब ऋण का जो मूलधन होता है बॉन्ड के मालिक को भुगतान किया जाना होता है, कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साम्यवादी पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सत्य है? इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। जो भारतीय साम्यवादी पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना वो फाउंडेड कब हुई थी? 1925 में हुई थी, 1930 में नहीं हुई थी, 1925।
ये मार्क्सवाद से प्रेरित है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मार्क्सवाद यानी लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखती थी ये पार्टी। और 1957 के चुनाव में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तो ऑप्शन कौन सा है इसका सही? इसको बताना है सही। ओके, सही बताना है तो 2 और 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आए हों और उसके फैक्ट्स भी अच्छे लगे हों। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम और कमेंट भी करते जाइएगा।